जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप कुछ नया सीख रहे होंगे। इसी के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर। बेसिकली जो भी एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ की तैयारी कर रहा है वो इस चैनल से जुड़ सकता है। बेसिकली अप्रैल के अंदर, अप्रैल 13 2025 के अंदर एग्जाम होने वाला है अभी कंडक्ट। तो बेसिकली अगर कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे जुड़ सकता है। वॉइस का थोड़ा सा इशू हो सकता है, पर मे भी मेरी पूरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी दे सकूं। दूसरी चीज़ है कि ये चैनल का मकसद यही है कि आपको अपडेट रखा जाए। दूसरी चीज़ है, आपको एग्ज़ाम का वेरिएशन पता रखना पड़ेगा। अगर आपको एग्ज़ाम का वेरिएशन पता नहीं चलेगा तो उससे थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है। आई होप सो इट विल बी क्लियर। माय नेम इज रोहित रानवे। तो आपको मैं अपडेट कर रहा हूँ और ये सितंबर का पूरा करंट अफेयर है, मतलब 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक का पूरा करंट अफेयर देखने को मिलेगा। चलो एक एक स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये क्वेश्चन आंसरिंग फॉर्म में और उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉर यू ऑल दिस पॉइंट एंड ऑल दिस एस्पेक्ट्स। एक बार मैं देख लेता हूँ किस तरीके से आवाज आ रही है, क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, चीजें एकदम क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूसली वॉइस तो क्लियर होगी। चलो आगे बढ़े। तो फर्स्ट क्वेश्चन, according to the recent report, which state record the highest total health expenditure in 2021 and 22? ऐसा कौन सा राज्य है जिसके यहाँ सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किया जाता है हेल्थ में, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नमेंट बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती है किस चीज की, पॉपुलेशन की। देखो, टाइम टू टाइम क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए, क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए किसका, गवर्नमेंट का। अगर आप सिर्फ उनकी पॉपुलैरिटीज की तरफ ही जाते जाएंगे तो दिक्कत होगा। तो हमको क्या करना होता है कि बेसिकली क्रिटिसाइज भी करना होता है टाइम टू टाइम। और मुद्दा ये है कि बच्चे ज्यादातर क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को बैलेंस करके ही चलना होता है। ठीक है ना? तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि किस तरीके से हम चीजों को सही कर सके। तो सबसे पहले हाईएस्ट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ के अंदर हो रहा है, तो हेल्थ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ के बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, एजुकेशन, और उसके बाद क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये तीन चीज पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं तो काम आपका जरूर बनेगा। तो ये रिपोर्ट के बारे में हम आगे डिटेल में जानते हैं। The National Health Account Estimate 2021 indicate that महाराष्ट्र, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सबसे ज्यादा अपना हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है और ये बहुत अच्छी बात है। महाराष्ट्र के अंदर क्या हो रहा है, हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो 2021-22 में ये रिपोर्ट साफ कर दी गई है कि अप्रोक्सीमेटली एक्सपेंडिचर पर कैपिटा ये कितना हुआ है, 3,638 रुपए जो था, अब उसको 6,602 रुपए कर दिया गया। और ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है इन्वेस्टमेंट इन द हेल्थ केयर। मतलब ये स्कीम्स वगैरह ले रहे होंगे। तो पहले 28% था, अब 48% है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इस पे संज्ञान किया है। ठीक है, तो देखो हेल्थ बहुत जरूरी है। हेल्थ एंड वेल्थ ये बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो वेल्थ पे भी इफेक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीजों पे भी ध्यान देना होगा। चलो आगे बढ़े। रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट नेम अभिद। ठीक है ना? तो अभिद किसने लॉन्च किया है? तो आपको देखो, सबसे पहले डीआरडीओ के बारे में जानना जरूरी है, कब बना था, 1962 के हमसम। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, करेक्ट कर लेना अगर बाय कोई मिस्टेक हो तो। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बेसिकली आपका न्यू दिल्ली के अंदर है। इसरो, इसरो आपका तमिलनाडु के अंदर है, इसका हेडक्वार्टर श्रीरंगपट्टनम समथिंग ऐसे ही है। दूसरा हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड न्यू दिल्ली, और भेल इसका भी न्यू दिल्ली है। तो इनका हेडक्वार्टर पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ कि इसरो कब स्टैब्लिश हुई थी, हेल कब स्टैब्लिश हुई थी और भेल कब स्टैब्लिश हुई थी।
भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हेल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अभेद किसने बनाया है? ये वेट लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है, देख सकते हो। तो किसने बनाया? ये डीआरडीओ ने बनाया। तो डीआरडीओ के बारे में जानेंगे। अभेद देखिए क्या होता है, वैसे ही जो हमारे सोल्जर्स है या ऑफिसर्स है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, तो इसका वेट होना कम बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके पास गन्स होती है, एम्यूनिशंस होते हैं, फिर उनका खुद का मटेरियल्स होते हैं, तो इससे काफी ज्यादा वेट रहता है। तो ये अगर लाइट वेट होगा तो उससे हमको क्या फायदा मिलेगा जवानों को, और अपनी कैपेबिलिटी इंप्रूव कर पाएंगे। तो डीआरडीओ ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया? आईआईटी दिल्ली के साथ। लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट अभेद, तो अभेद किसने बनाया? डीआरडीओ ने। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, ये जैकेट के अंदर पॉलीमर्स इंडिजिनियसली बोरॉन कार्बाइड, तो आपको पता होना चाहिए इसके अंदर क्या यूज किया गया है, बोरॉन कार्बाइड, और सिरेमम मटेरियल्स भी यूज किया हुआ है। बेस्ड ऑन द हाई स्ट्रेन रेट मटेरियल मोल्डिंग स्टिमुलेट विद डीआरडीओ कोलैबोरेशन, ये मटेरियल पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है कि बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक मटेरियल यूज किया गया है। और जैकेट लेवल प्रोटेक्शन होगा, ठीक है ना। आर्मी इंडियन आर्मी वेट लिमिटेड अभी देखो 8.2 किलोग्राम का है, मतलब कम से कम 1 किलोग्राम हमने कम कर दिया है, और ये 360 डिग्री प्रोटेक्शन देगा, ठीक है ना। तो ये भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, ये 360 डिग्री आपको प्रोटेक्शन देगा और बचाएगा आपकी बॉडी को, अपर पार्ट को, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर कि डीआरडीओ ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? आईआईटी दिल्ली के साथ। और अभेद बनाया किसने? डीआरडीओ ने। और इसमें यूज क्या किया है? बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक मटेरियल यूज किया हुआ है। चलो आगे देखें। वेट फॉर अ मिनट। चलो अभी क्वेश्चन थर्ड की तरफ चलते हैं। आई होप सो सब चीजें क्लियर हो रही होगी, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ऑल राइट्स एकदम क्लियर हो रहा है। चलो, वीडियो तो एकदम क्लियर आना चाहिए। तो रिसेंटली रशिया चाइना लॉन्च ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज इन विच वाटर बॉडी, कहाँ रशिया और चाइना ने ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस करी है या कंडक्ट करी है? तो ब्लैक सी, साउथ चाइना सी, सी ऑफ जापान और रेड सी। तो आपको इसके बारे में थोड़ी सी क्लियरिटी होनी चाहिए। देखिए रेड सी किससे कनेक्ट है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ये आपको एटलास में देखना है या वर्ल्ड मैप जाके तुरंत देखिए आप लोग। तो रेड सी किससे कनेक्ट है? दूसरा कौन से मेडिटेरियन सी से कनेक्ट है या ब्लैक सी से कनेक्ट है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा चीज है गल्फ ऑफ ओमान, ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। गल्फ ऑफ एडन, ये भी आपको पता होना चाहिए। और मेडिटेरियन सी से कौन कौन सी कंट्री कनेक्ट है मेडिटेरियन सी से, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और जब तक आप ये पता नहीं करेंगे तो चीजें दिक्कत हो सकती है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो इसका आंसर देखें। रशिया और चाइना ने ओशन 24 नेवल एक्सरसाइज कहाँ कंडक्ट करी है? तो बेसिकली रशिया एंड चाइना लॉन्च ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज ओशन 24 सी ऑफ जापान में कंडक्ट करी। कहां पर कंडक्ट करी है? सी ऑफ जापान। मतलब रशिया और चाइना क्या कर रहे हैं? कोलैबोरेशन बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हाईलाइटेड देयर मिलिट्री कॉपरेशन। सी ऑफ जापान इज मार्जिनरी सी इन द वेस्टर्न पैसिफिक, तो आपको वेस्टर्न पैसिफिक में देखने को मिलेगा। और रशिया से बॉर्डर कौन कौन शेयर कर रहा है? तो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान कनेक्ट हो रहे हैं किससे? बिल्कुल आपके रशिया से, ठीक है। फिर और क्या क्या है? ईस्ट चाइना सी, ओशाक्टू सी और इनलैंड सी ऑफ जापान, ये किससे कनेक्ट है? पैसिफिक ओशन से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पैसिफिक ओशन से इसमें से कौन सा सी कनेक्ट नहीं है? तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। ईस्ट चाइना सी कनेक्ट है, ओशाटिक सी, ओशाक्टू ये जापानीज वर्ड है, कनेक्ट है, और इनलैंड सीज ऑफ जापान ये भी कनेक्ट है पैसिफिक ओशन से। और डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द सी ऑफ जापान इज डोंगचू सीओ माउंट, ये आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है आपके एग्जाम में, नेक्स्ट एग्जाम पे। तो मैं पहले से ही आपको सतर्क कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन किस किस तरीके से फॉर्म से पूछा जा सकता है। डुकांचू सी माउंट, ये मुझे लग रहा है कि आने की पूरी पूरी संभावना है कि चाइना का, सॉरी जापान का सबसे डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है? तो डुआंकी सी माउंट,
अंडर वाटर वॉल्केनो है ये। दिस एक्सरसाइज सिग्निफिकेंट द मूवमेंट ऑफ द रीजन। तो देख सकते हैं चाइना नाउ जॉइंट नेवल एयर ड्रिल विद द रशिया। ठीक है, रशिया और चाइना का कोलेबोरेशन बढ़ रहा है, अच्छी बात है उन लोगों के लिए, हमारे लिए तो ऐसी कुछ गुड न्यूज वाली बात नहीं है। चलो आगे की तरफ बढ़े। दूसरा, अब देखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इजी पीजी सा क्वेश्चन है, बट ये आपको पता होना चाहिए। रिसेंटली सी इन द न्यूज, उड़ीसा में भीतरकनिका, ठीक है, झारखंड में आप सर्च करें थोड़ा सा, और हरियाणा में सलीम अली, सलीम अली बर्ड सेंचुरी आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में, और सलीम अली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा गोवा के अंदर। ठीक है, नहीं सलीम अली आपको क्या कहते हैं बर्ड सेंचुरी गोवा के अंदर देखने को मिलेगी, और सलीम अली नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर। बाय मिस्टेक सलीम अली बर्ड जो सेंचुरी है वो गोवा के अंदर है, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल विजिट हुआ हुआ है, तो मैंने देखा हुआ है सलीम अली बर्ड सेंचुरी तो गोवा के अंदर है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, याद भी होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, बिहार के अंदर है। कहाँ पर है, बिहार के अंदर। देखते हैं, लेपर्ड वेयर रिसेंटली फाउंड इन द डेड इन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पर देखने को मिलेगा, वेस्ट चंपारण में। ये आपसे थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, वेस्ट चंपारण ऑफ द बिहार। ये लोकेटेड इंडो नेपाल बॉर्डर, जो कि 880 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये ओनली बिहार का टाइगर रिजर्व है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, एक ही मात्र टाइगर रिजर्व है, और ये नेपाल से भी कनेक्ट है। वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, और एस्टिमो हिमालय टेरी फॉरेस्ट भी यहाँ आपको देखने को मिलेगा। ऊपर से गंगेटिक प्लेन्स भी है यहाँ, क्योंकि गंगा बह रही है यहाँ से। और बायो जियोग्राफिकल जोन भी आपको देखने को मिलेगा। दूसरा, रॉयल चितवन नेशनल पार्क जो नेपाल के अंदर है, उससे कनेक्ट है आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। क्या याद रखोगे कि रॉयल चितवन नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो बेसिकली नेपाल के अंदर है, और ये किससे कनेक्ट है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से। ठीक है, दूसरा चीज, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में गंडक जो रिवर है वो नॉर्थन साइड में है, नॉर्थ टू वेस्ट की तरफ जा रही है। गंडक पंडाई ये रिजर्व वैक से जा रही है। ये यूपीएससी में पूछा गया हुआ है, सीडीएस वगैरह सीएपीएफ में भी ऐसे क्वेश्चन पूछता रहता है, मैंने कंटिन्यूअसली देखा हुआ है। और सिविल सर्विस एग्जाम में आपके पीटी में प्रीलियम टेस्ट के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में से कौन सी रिवर जा रही है, तो गंडक और पंडाई। ठीक है ना, तो आपको अच्छे से याद रखना है, ये क्वेश्चंस वगैरह आराम से बन जाएंगे क्वेश्चन। ये पूरा सितंबर का मैं आपको क्लियर करवा के दे रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 2024। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एनडीए और सीडीएस वगैरह में, तो आप लोग को तैयारी रहना है। और देखिए जो मेरा अनुभव है सीडीएस को लेके, क्योंकि मैंने खुद ये एग्जाम दिए हुए, सीडीएस हो गया, सीएपीएफ हो गया, चाहे एफकेट हो गया, ठीक है ना, और आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड, ये एग्जाम मेरे खुद के दिए हुए, तो मुझे बहुत अच्छे से नॉलेज है कि क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने की इसका प्रेजेंट है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑफ 2024 का थीम क्या है वो हम देखेंगे। तो इसका थीम क्या है, इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इन सेलिब्रेट द एवरी 21 सितंबर। तो पहले तो मनाते कब है ये देख लो, सितंबर 21 को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस। शांति रखना है, कभी भी युद्ध को मोटिवेट नहीं करना है। एम टू प्रमोट पीस एंड हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल यूनिटी फॉर द पीसफुल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमेशा ग्लोबल शांति, मतलब जो हमारे महात्मा गांधी जी कहते थे, उनका भी बर्थडे भी गया है 2 अक्टूबर को। तो महात्मा गांधी जी कहते थे हमेशा कि हमें शांति रखना, विश्व में शांति रखना। अगर शांति नहीं बनी रहेगी तो समाज एक उग्र समाज हो जाएगा। दिस ईयर द थीम वॉज कल्टिवेट अ कल्चर ऑफ द पीस। तो इसका आंसर क्या होगा, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ द पीस। मतलब हमको सभ्यता को और ज्यादा नरिश करना है, सभ्यता को और ज्यादा बढ़ावा देना है। और इम्फेसाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ फॉस्टरिंग ऑफ पीसफुल रिलेशन अमंग द ऑल रेस एंड इथेनिसिटी। कोई भी रेस, कोई भी नस्ल हो, डजेंट मैटर, और इथेनिसिटी से बिलोंग करता हो,
हमें सिर्फ क्या करना है, मानवता का दामन थामना है, ह्यूमैनिटी का, इसका दामन थामना है ह्यूमैनिटी का, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, द 25 एनिवर्सरी ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली डिक्लेयर्ड एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन कल्चर पीस प्रमोटिंग अवेयरनेस एंड एक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू अ सस्टेनेबल एंड हार्मोनियस वर्ल्ड। तो क्या क्या देखने को मिलेगा, कल्चर पीस प्रमोटिंग अवेयरनेस एक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल हार्मोनियस वर्ल्ड। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर, आपको समझ में आई होगी चीजें। कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डे इज ऑब्जर्व्ड एज अ इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी एनुअली। डेमोक्रेसी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है, इंटरनेशनली पूछ रहा है, बेसिकली इंडिया के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो फैक्चुअल डाटाज है, आप लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। तो कर्नाटका ने इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी 2500 किलोमीटर ह्यूमन चेंज प्रमोट किया इक्वलिटी यूनिटी एंड गवर्नेंस के लिए। ठीक है, और ये 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी कब मनाया जाता है, 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, और यूएन जनरल असेंबली 2007 में इस चीज को प्रमोट किया था। ठीक है, दे एम्फसाइज दैट डेमोक्रेसी इज अ कंटिन्यूअस परस्यूट ऑफ द पार्टिसिपेशन। इट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व इन 2008। 2007 में इस्टेब्लिशमेंट किया था यूएन जनरल असेंबली में इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, और उसके बाद 2008 से हम इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, तो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन प्रमोटिंग फ्री फेयर इलेक्शन पीपल राइट्स पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो ये पॉलिटी और गवर्नेंस का पार्ट है, इसका पार्ट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का पार्ट है। तो आपको पता होना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। तो आपको मेन चीजें यही याद रखनी, थीम याद रखना होता है। किसने फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया, तो यूएन ने स्टैब्लिश किया था 2007 में, और 15 सितंबर को हम लोग क्या मनाते हैं, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी। I hope so it will be clear. Next, recently Jafar Hassan has become the new prime minister of which country? जफर हसन को किस कंट्री का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है? पूछा जा सकता है, थोड़ा सा आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए आजू बाजू की जो हमारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज हैं उनके बारे में हमको याद रखना पड़ता है। तो जफर हसन बेसिकली प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है, किसको हटा के, जफर हसन एज अ न्यू प्राइम मिनिस्टर रिप्लेसिंग द बिशार कसवाना। किधर, बिशार कसवाना। तो जो जॉर्डन में बने हैं, कहां पर बने, जॉर्डन में बने। तो ये आपको पता होना चाहिए। जॉर्डन के जो किंग थे अब्दुल्ला सेकंड, उनने अपॉइंट किया किसको, जफर हसन को। ये रहे जफर हसन, किसको हटाया, बिशार कसवाना को। सपोर्ट द फिलिस्तीन, तो ये क्या कर रहे थे, फिलिस्तीन को सपोर्ट भी कर रहे थे। तो ये भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और इट्स बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया, तो जॉर्डन किस किस से बॉर्डर शेयर करता है, सऊदी अरेबिया से करता है, इराक से करता है, सीरिया से करता है, इसराइल से करता है, और वेस्ट बैंक ऑफ पैलेस्टीन से भी करता है। ठीक है, और कहीं ना कहीं ये गाजा वॉर के बाद जॉर्डन का बहुत बड़ा रोल था, जॉर्डन का बहुत बड़ा स्टैंड रहना जरूरी था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बॉर्डर्स वगैरह याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट, recently the India largest blast furnace has been commissioned at which place? तो लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस हमें कहाँ देखने को मिला है, बोकारो झारखंड, बर्धमान वेस्ट बंगाल, कलिंगनगर उड़ीसा, मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, मैं थोड़ा सा कनेक्शन देखता हूँ, आप जब तक बताइए। आई होप सो करंट अफेयर आपको क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे, पढ़ते रहिए आप लोग। चलो, तो बेसिकली ये आपको देखने को मिलेगा कलिंग नगर में। कहाँ देखने को मिलेगा, कलिंग नगर में। तो ये टाटा स्टील कलिंग नगर कमीशन इंडिया लार्जेस्ट ब्लास्ट फर्नेस। तो आपसे कंपनी का भी नाम पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है टाटा स्टील ने कमीशन की है। कलिंग नगर ये कहाँ पर है, उड़ीसा के अंदर है। और द ब्लास्ट फर्नेस इज अ वर्टिकल स्टील शिफ्ट लाइन है, जो कि फायर रेजिस्टेंट मटेरियल को और प्रोड्यूसिंग लिक्विड मेटल बाय एयर मेटेलिक और कोक एंड फ्लक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। एंड फर्नेस ऑपरेट ओवर 300 डिग्री सेल्सियस टू हॉटेस्ट पार्ट वाटर कूल्ड एंड सपोर्ट द स्टीम फ्रेम। क्या करेगा, स्टीम फ्रेम को सपोर्ट करेगा। जैसे कि कुछ मेटल्स है लाइक लेड एंड कॉपर,
ये इसको प्रोसेस करने का काम करेगा। कंटिन्यूसली रॉ मटेरियल ऐड करेगा टू मोल्टन द स्लैग रिमूव बाय द बॉटम। कंटिन्यूसली 4 to 10 ईयर ओनली द मेंटेनेंस, स्टॉप ओनली बाय द मेंटेनेंस। इसको क्यों बंद किया गया था? इसको बंद इसलिए किया था क्योंकि मेंटेनेंस की वजह से ये बंद किया गया। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, आपसे यही पूछा जाएगा कि किसने कमीशन किया, तो टाटा स्टील ने कमीशन किया है। दूसरा कहाँ पर है? ब्लास्ट फर्नेस कलिंग नगर उड़ीसा के अंदर। ठीक है, आप थोड़ा सा पढ़िएगा और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं समझा तो मैं इसको समझा दूंगा। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ नासा यूरोपा क्लिपर मिशन रिसेंटली सी इन द न्यूज? तो नासा का जो यूरोपा क्लिपर मिशन है वो न्यूज के अंदर है। क्यों है? टू मैप द एंटायर मून सरफेस, टू एक्सप्लोर जुपिटर आईसी मून, टू एक्सप्लोर सैटर्न रिंग्स, टू स्टडी द मास जियोलॉजिकल फीचर्स। बताइए जल्दी। देखिए इसका आंसर क्या है? टू एक्सप्लोर जुपिटर आईसी मून। ठीक है, ये क्वेश्चन फॉर्म में मैं इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि बच्चों का सजेशन था, इस वजह से मुझे लाना पड़ा। तो नासा ने क्या किया? लॉन्च किया यूरोपा क्लिपर मिशन, जो कि एक्सप्लोर कर रहा है जुपिटर आईसी मून ऑफ द यूरोपा। मिशन विल प्लेस अ स्पेस क्राफ्ट ऑर्बिट अराउंड द जुपिटर। तो जुपिटर के आजू बाजू में जो उनके मून घूम रहे हैं उस पर हम रिसर्च कर रहे हैं। इट इज द फर्स्ट नासा स्पेसक्राफ्ट डेडिकेटेड टू ओशन वर्ल्ड बियॉन्ड द अर्थ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ओशन के बारे में जान रहे हैं, कहाँ पर जाके? जुपिटर के बारे में। ठीक है ना, तो बहुत बड़ा गोल है हमारे लिए। और डिटरमाइंड इफ द आइस कवर्ड मून कुड बी हैबिटेबल। जो जुपिटर का मून है वहां अगर हमें आइस मिली है तो जाहिर सी बात है वहां पानी मिलने की संभावना भी हो सकती है। तो उसी को हम रिसर्च कर रहे हैं। और द स्पेस क्राफ्ट इज 100 फीट लॉन्ग एंड 58 फीट वाइड। तो नासा लार्जेस्ट स्पेस क्राफ्ट डेवलप प्लानिटरी मिशन। तो नासा क्या कर रहा है? और बड़े स्पेस क्राफ्ट डेवलप कर रहा है जिसकी वजह से क्या हो सके कि रिसर्च कर सके। चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट, जिंजी फोर्ट recently nominated for UNESCO World Heritage Site. It is located in which state? जिंजी फोर्ट, ये आपको पता होना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है क्योंकि वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यूनेस्को हेरिटेज साइट, आर्ट कल्चर, इस पे क्वेश्चन रहता ही रहता है। अभी रिसेंट में ही आके गया है एनडीए में और सीडीएस में भी पूछा हुआ है करंट अफेयर में, तो आपको पता होना चाहिए। तो जिंजी फोर्ट आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु में। कहाँ देखने को मिलेगा? तमिलनाडु में। तो ये आपको पता होना चाहिए, नोट्स बना के रख लीजिए। तो जिंजी फोर्ट कहाँ पर है? तमिलनाडु के अंदर, वेल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर है? वेल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और फोर्ट इज अ पार्ट ऑफ मराठा मिलिट्री लैंडस्केप नॉमिनेशन यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो 2024-25 में इसको मिला था। और नॉमिनेटेड 12 कंपोनेंट्स विद 11 साइट ऑफ महाराष्ट्र एंड जिंजी फोर्ट इज ओनली साइट फॉर द तमिलनाडु। तो 12 जो साइड्स है वो महाराष्ट्र को मिली है और तमिलनाडु को एक ही साइड मिली है। ठीक है ना अभी तक। ट्रो ऑफ द ईस्ट जिंजी फोर्ट लोकेटेड इन द राजगिरी, किशनगिरी एंड चंद्रगिरी। यहाँ आपको देखने को मिलेगा, ये पहाड़ों के नाम है। और एंटाकोन कोनार डायनेसिटी देखने को मिली है 1200 शताब्दी के अंदर, करंट एरा के अंदर। ठीक है, और इस पे रूल किया है किस किसने? विजयनगरा, नायका, मराठास, मुगल्स, नवाब, फ्रेंच और ब्रिटिश ने भी राज किया किस पे? जिंजी फोर्ट पे। आई होप सो इट विल बी क्लियर। थोड़ा हिस्ट्री भी देखना है, उसके साथ पॉलिटी भी देखना है, और पॉलिटी के साथ आपको क्या देखना है? और दूसरी चीजें भी आपको देखनी है। आई होप सो इट विल बी क्लियर, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में तो बेसिकली 11 साइट थी और एक साइड तमिलनाडु को मिली। नेक्स्ट, रिसेंटली वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड? तो बेसिकली गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की जो फॉरेन मिनिस्ट्री मीटिंग थी वो कहाँ पर हुई? अबू धाबी में, दोहा में, मनामा में या रियाद में? जल्दी बताइए। चलो इसके बाद डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जिसी की जो मीटिंग हुई है इंडिया गल्फ कॉपरेशन काउंसिल की, वो बेसिकली रियाद में हुई है। रियाद कहाँ पर है? सऊदी अरेबिया में। ठीक है, ये मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया था पर ये पूरा कंपाइल चल रहा है, वो मैं क्वेश्चन बेस में लेके आया हूँ। सितंबर वाला जो मंथ है 1 से लेके 30 तक वाला, उसका पूरा कंपाइल चल रहा है एमसीक्यू फॉर्म में।
तो इसमें 6 अरेबियन पेनिनसुला कंट्रीज है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, सऊदी अरेबिया है और यूएई है। ये सब कंट्रीज है जो कि बेसिकली क्या है, पार्ट है किसका, जीसीसी का। ठीक है, और इंडिया कोलैबोरेशन कर रहा है। क्यों कर रहा है, बिकॉज देखो कल्चरल वाइज भी हम देखेंगे, दूसरी चीज है इकोनॉमिक वाइज भी हमको देखना होता है, क्योंकि ऑयल भी हम लोग इंपोर्ट करते हैं और रिच कंट्रीज है, गोल्ड रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं इन लोगों के पास, और नेचुरल गैस के लिए भी हम लोग डिपेंडेंट है। ठीक है ना, तो कोलैबोरेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इंडिया जीसीसी एम फॉर रीजनल स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ये हमारा मेन एस्पेक्ट। आई होप सो इट विल बी क्लियर फॉर ऑल यू स्टूडेंट्स। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, नीलगिरी माउंटेन रेलवे रिसेंटली सीन इन न्यूज इन विच स्टेट। नीलगिरी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये तो इजी सा क्वेश्चन है, बताइए जल्दी, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। नीलगिरी माउंटेन रेलवे आपको कहाँ देखने को मिलेगी? चलो, तो ये नीलगिरी माउंटेन रेल आपको देखने को मिलेगी तमिलनाडु के अंदर, ऊटी ऊटी जो स्टेशन है, आपको पता होगा। बहुत अच्छी टॉय ट्रेन वगैरह चलती, कालका शिमला में भी चलती है। और मुंबई के पास, मुंबई के पास क्या है, माथेरान। ठीक है ना, मुंबई के पास क्या है, माथेरान, वहां भी ये टॉय ट्रेन वगैरह चलती है। तो पार्ट ऑफ द नीलगिरी माउंटेन रेलवे इज बीइंग ट्रांसफर अंडर द अमृत भारत स्टेशन स्कीम। तो हेरिटेज इंथुसियाज, तो हमको क्या करना है, हमारी धरोहर बचाना है। तो कुन्नूर रेलवे स्टेशन से पार्ट ऑफ द नीलगिरी माउंटेन रेलवे को दिया गया है। ठीक है, दूसरा, नीलगिरी माउंटेन लाइन्स नो एज द ऊटी टॉय ट्रेन, वही मैंने आपको बताया था, ऊटी की तरफ ये चलती है। और कितना किलोमीटर चलती है, 45.88 किलोमीटर, मतलब 46 किलोमीटर की लमसम ये ट्रैवल करती है, मेट्टू पटायलम से लेके ऊटी के बीच में। तो आप कभी ऊटी विजिट कर रहे हो तो कहाँ से बैठोगे, मेट्टू पटायलम से लेके ऊटी से। जैसे मुंबई से माथेरान आते हो, माथेरान के लिए आपको कहाँ से ट्रेन मिलेगी, नेरुल से, नेरुल। और ये कहाँ पर है, तमिलनाडु, कोयम्बटूर, जो कि नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, द ट्रेन फर्स्ट रन इन जून 15 1899, तो बहुत पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो आप देख सकते हो 1852 के लमसम लमसम इंडिया के अंदर ट्रेन स्टार्ट हुआ। 1853 में थाने टू मुंबई ट्रेन चली थी। तो वैसे ही काफी पुराना सफर है, और पहले ये वाले रीजन को मद्रास बोला जाता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। द रेलवे वॉज ऑपरेट बाय मद्रास रेलवे अंडर द गवर्नमेंट एग्रीमेंट। ठीक है ना, तो वही मैंने आपको बोला। 2005 में इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर किया गया था। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। नेक्स्ट, रिसेंटली ओमान होस्ट ईस्टर्न ब्रिज 7 अल नजा 5 एक्सरसाइज विद विच कंट्री। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ओमान ने ईस्टर्न ब्रिज 7 और अल नजा 5 एक्सरसाइज किसके साथ कंडक्ट करी है? एयरफोर्स और आर्मी दोनों की एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई है, तो इसका आंसर होगा इंडिया। ठीक है ना, किसके साथ कंडक्ट किया गया है, इंडिया के साथ कंडक्ट किया है। तो इंडियन ओमान ने मिलिट्री फोर्स कंडक्टिव बायलेटरल एक्सरसाइज, जो कि सितंबर में करी गई थी 2024 में। इंडियन एयरफोर्स भी थी। इंडियन एयरफोर्स और ओमान की एयरफोर्स जो एक्सरसाइज करती है उसे क्या बोलते हैं, ईस्टर्न ब्रिज। और ये कौन सा एडिशन था, 7 एडिशन था। बेस मर्सा ओमान के अंदर किया गया था। कहां पर किया गया था, बेस मर्सा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कहां पर किया था, तो बेस मर्सा के अंदर, ओमान के अंदर हुआ। हमारे कौन कौन से फाइटर एयरक्राफ्ट थे, मिग 29S था, जैगवार फाइटर प्लेन थे, और C-17 ग्लोब मास्टर ट्रांसपोर्ट प्लेन भी देखने को मिला था। सबसे पहले कब स्टार्ट करी थी हमने, ये आपको पता होना चाहिए, 2009 में करी थी। ठीक है, तो ये क्या है, बायलेटरल एक्सरसाइज, मतलब हर 2 साल में वैसे कंडक्ट किया जाता है। और इंडियन आर्मी जो ओमान के साथ करती है उसको क्या बोलते हैं, अल नजा। और ये 5th एडिशन था। और ये कहाँ गया, कहाँ किया गया था, सलहेम में किया गया था। कहाँ गया था, सलहेम, ओमान के अंदर। ठीक है, और ऑपरेटिंग द डिजास्टर डेजर्ट वॉरफेयर, और बेसिकली अल्टरनेटिंग बिटवीन इंडिया एंड ओमान देखा जाएगा। तो आपको दो चीज मैं फिर क्लियर कर देता हूं, इंडिया वर्सेस ओमान के बीच में एयरफोर्स की जो एक्सरसाइज हो रही है उसको क्या बोलेंगे, ईस्टर्न ब्रिज। ये क्वेश्चन आएगा, मतलब आएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ। और इंडिया और
ओमान की आर्मी के बीच में जो एक्सरसाइज होती है अल नजा होती है। क्या होती है? अल नजा। ठीक है, ये कौन सा एडिशन था? 5th एडिशन। और ये कौन सा था? 7th एडिशन। ठीक है, आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। Recently, bovine animal Mithun has been spotted in which northeast state for the first time? मिथुन बेसिकली किसका स्टेट एनिमल है ये आपको बताना है। क्वेश्चन छोड़ रहा हूं आपके लिए कि मिथुन कौन सा स्टेट का स्टेट एनिमल है। मिजोरम, मणिपुर, आसाम और नागालैंड। आपको बताना है कैसा दिखता है बोवाइन एनिमल मिथुन। आपको दिखाता हूं मैं। देखो ये रहा मिथुन, इस तरीके का दिखता है, गाय की तरीके का है, इसको मिथुन बोलते हैं। सेमी डोमेस्टिक बोवाइन स्पीसीज स्पॉटेड इन असम। तो हमको कहाँ देखने को मिला है? ये असम के अंदर देखने को मिला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम नो एज द कैटल ऑफ द माउंटेन्स। तो ये बेसिकली पहाड़ों वाले एरिया में आपको देखने को मिलेगा। मिथुन ओरिजिनेट ओवर द 8000 ईयर अगो। तो इसका जो प्रजाति बहुत पुराना है और इसको वाइल्ड इंडियन गौर भी बोला जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है मिथुन को और क्या बोला जाता है? तो वाइल्ड इंडियन गौर भी बोला जाता है। और नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पेशली अरुणाचल प्रदेश ऑल्सो फाउंड साउथ ईस्ट एशिया। कहाँ कहाँ और पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश एंड साउथ ईस्ट एशिया में भी ये पाया जाता है। मिथुन रिसेंबल द इंडिया बिसॉन बट इन द स्मॉलर विंग। 400 टू 650 केजी तक का ये पाया जाता है और इट इज अ स्टेट एनिमल। देखो जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब मिल गया। अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड का ये स्टेट एनिमल है। और मिथुन जो है वो वर्नालेबल कैटेगरी में आता है, मतलब बहुत कम बचे हुए हैं, तो इनको बचाना भी जरूरी है। तो IUCN रेड लिस्ट सिटी अपेंडिक्स फर्स्ट में आता है ये। ठीक है, तो आपको पूरा डाटा मैंने दे दिया है। मिथुन कहाँ पाया जाता है और बेसिकली अभी स्पॉट कहाँ किया गया है? असम के अंदर किया गया है। और ये 8000 ईयर अगो की स्पीसीज है और इसको इंडियन गौर भी बोला जाता है। और ये साउथ ईस्ट एशिया के अंदर होता है और इसका वजन 400 से लेके 650 किलो तक होता है। और ये स्टेट एनिमल है अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड का। ठीक है, और मिथुन वर्नरेबल कैटेगरी में, मतलब ये लुप्त हो सकता है अगर इसको सेव नहीं किया गया तो। चलो आगे देखें। विच स्टेट इन इंडिया हैज द लार्जेस्ट एक्सपांस ऑफ सॉल्ट पैन लैंड रिसेंटली इन न्यूज। तो सॉल्ट पैन लैंड हमें कहां पर मिला है रिसेंटली? गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगर आपने करंट अफेयर अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा आपको। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, तो देखते हैं। यूनियन गवर्नमेंट अप्रूव ट्रांसफर 256 एकड़ ऑफ सॉल्ट पैन लैंड टू मुंबई टू द धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये मुंबई के अंदर है। क्रिटिसिज्म टू अपोज लीडर सॉल्ट पैन आर द लो लिंग लैंड वेयर सी वाटर लीव्स बिहाइंड द सॉल्ट एंड मिनरल्स वाटर फॉर फ्लड प्रोटेक्शन। तो इन लोगों को क्या कहना है कि जो मुंबई के अंदर धारावी है उसको हटा के हम सॉल्ट पैन लैंड की तरफ लेके जा रहे हैं। बट सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि ये जो सी वाटर जो आता है उसका बचा हुआ मिनरल्स है और ये सॉल्ट है। तो इससे क्या होगा कि जो बाढ़ वगैरह आती थी उससे हम बच जाते थे। बट अभी वो ऐसा नहीं होगा अगर ये बन गया तो। कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफाई किया गया है कि सॉल्ट पैन आर द रिकॉग्नाइज ऑफ सेंसिटिव। वेट फॉर अ मिनट। अलाउ ऑन द सॉल्ट एक्सटेंशन गैस एक्सप्लोटेशन होता है। नेचुरली 60,000 एकड़ सॉल्ट पैन लैंड एग्जिस्ट। तो कितना है? 60,000 एकड़ सॉल्ट पैन लैंड एग्जिस्ट करता है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र हैविंग द लार्जेस्ट एरिया। तो कौन कौन से एरिया में सॉल्ट पैन लेक देखने को मिलेगा, लैंड देखने को मिलेगा? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आर द लार्जेस्ट एरियाज। ठीक है, तो यहाँ इंसेक्ट स्पीसीज कंट्रीब्यूट इकोलॉजिकल बैलेंस। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर ऑल दिस पॉइंट। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, लायन टेल मकाऊ रिसेंटली सीन इन न्यूज। ये कौन से रीजन में पाया गया है? लायन टेल मकाऊ वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, नॉर्थ ईस्ट या बनी ग्रासलैंड। बनी ग्रासलैंड आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, गुजरात राजस्थान बेसिकली। तो अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए तो बनी ग्रासलैंड गुजरात में ही देखने को मिलेगा। तो आपको बता देता हूँ ये बेसिकली आपको देखने को मिला है वेस्टर्न घाट वाले रीजन के अंदर। तो लायन टेल मकाऊ इस तरीके का दिखता है, बहुत क्यूट सा जानवर है।
तो चामुंडी रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर नियर मैसूर कर्नाटका, द टेल मकाऊ इज अ ओल्ड वर्ल्ड ऑफ मंकी। तो ये बेसिकली बहुत पुराने लेवल का मंकी है ये, ठीक है। नो फॉर इट्स मेल मार्किंग टेरिटरी ऑफ कॉल्स, ठीक है ना। तो ये बेसिकली टेरिटरी बनाने में विश्वास रखते हैं शेर की तरह। देयर 17 वोकेशन वोकलाइजेशन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द ग्रे मैन अराउंड देयर फेस। तो आप देख सकते हैं ये ब्लैक है और ये मैन की तरह इनको हेयर्स वगैरह भी आए हुए हैं, ठीक है ना। दी प्रिमाइटर नेटिव टू इंडियंस, ये बेसिकली इंडियंस नेटिव के बिलोंग करते हैं और ज्यादातर ये रेन फॉरेस्ट एरिया में देखने को मिलते हैं। तो कहाँ, वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा। और ये IUCN की लिस्ट में ये कहाँ पर आते हैं, इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं। कहाँ पर आते हैं, इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। तो ये आपको पता होना चाहिए और अच्छे से पता होना चाहिए। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। ये वेस्टर्न घाट्स में पाए गए हैं और रिसेंटली मैसूर कर्नाटका के अंदर जो रिहेबिलिटेशन है वहां इसको देखा गया। चलो दूसरा क्वेश्चन, ग्वेनाबारा बेस। ग्वेनाबारा बेस कहाँ देखने को मिलेगा, रिसेंटली न्यूज, लोकेटेड इन विच कंट्री। ग्वेनाबारा बे, ब्राजील, मलेशिया, श्रीलंका या इंडिया। मेरी पूरी कोशिश है आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस देने की और उसमें अगर कुछ कमी है तो प्लीज़ आप सजेशन दें और मैं उस तरीके से और इस वीडियो को इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। तो आपको और कुछ भी चाहिए और कुछ भी डाटा चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी वजह से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और लाइक और शेयर तो आपको करना है। सी टर्टल ग्वेनाबारा बे, रियो डी जनेरियो, ब्राज़ील के अंदर ये देखने को मिला है। ग्वेनाबारा बे कहाँ पर है, ब्राजील में। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, ग्वेनाबारा बे रिसेंटली कहाँ देखने को मिला है, तो री डी जनीरियो, ब्राजील के अंदर। इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ आफ्टर द ईयर ऑफ सफरिंग, बेसिकली इन्फेक्शन डिसीज अफेक्टिंग सी टर्टल ग्लोबली। तो यहाँ क्या है, जो टर्टल्स हैं वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं कोई ना कोई बीमारी की वजह से, और डेथ भी हो रही है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं किसके, टर्टल्स के। द डिसीज इज कॉज बाय द हर्पीस। हर्पीस डिजीज वायरस है जो कि पॉल्यूट कर रहा है कोस्टल एरियाज को, हाई ह्यूमन डेंसिटीज, एग्रीकल्चर रन ऑफ एंड हार्मफुल एल्गी। ये भी इंपॉर्टेंट है जो कि टर्टल्स को क्या कर रहा है, इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, आई विल बी देयर। चलो नेक्स्ट देखें, बी पलम रिजिम रिसेंटली सीन इन न्यूज एसोसिएट विद विच डिसीज। बी पलम, मलेरिया, डेंगू, ट्यूबरक्लोसिस या थायराइड। बी पलम रिजिम किससे बिलोंग करता है, चलो समझते हैं। द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस बी पलम रिजिम ट्रीटिंग ऑफ मल्टी रेजिस्टेंट ट्यूबरक्लोस, मतलब टीबी, ये टीबी के लिए तो एक तरीके का वायरस हो गया, अंडर द टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो बी पलम एक तरीके का वायरस है, वायरल। द बी पलम रिजिम कंबाइन फॉर 4 ड्रग्स, बीटाक्विलिन, पैरोमाइन, लिजोजॉइड आर द ऑप्शनल मॉक्सीफ्लेक्स, ठीक है ना। तो ये 3 दवाइयों को मिला के एक दवाई बनाई गई जिसको हम मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस बोल रहे हैं टीबी के लिए। टीबी ड्रग अप्रूव फॉर यूज बाय इंडिया। तो बेसिकली पैराटोमिनाइड जो दवाई का नाम है उसको बेसिकली इंडिया के अंदर एंटी टीबी ड्रग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली इट एन ऑल रोल ट्रीटमेंट है। साइड इफेक्ट शॉर्टर ड्यूरेशन रखा, 6 मंथ्स का रखा हुआ है कंपेयर टू प्रीवियस 20 मंथ्स, ठीक है ना। तो अभी 6 महीने का ही रखा हुआ है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टीबी वाले पेशेंट्स को बचा सकते हैं। तो आई होप सो, ये दवाई का नाम रखना याद, प्री डोमिनेंट्स, ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर। नेक्स्ट, इटूर नागरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिसेंटली न्यूज इज लोकेटेड नियर द बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको पता होना चाहिए। इटूर नगरम महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कहाँ पाया जाता है इटू नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चलो देखते हैं। इटू नगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 3 जगह पे लोकेटेड, मतलब 3 जगह से घिरा हुआ है, बेसिकली महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना बॉर्डर से। किससे घिरा हुआ है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना।
मैं कभी भी आपको क्वेश्चन और सिर्फ उसका आंसर बता के काम खत्म नहीं करूंगा, और ये कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यूपीएससी है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकता है। और जहां तक ये जो वन डे एग्जाम वाले होते हैं, जैसे कि सिविल सर्विस में भी आप देखेंगे, तो बेसिकली जो पीटी वाला पेपर है उसके अंदर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो इटी नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली स्टैब्लिश हुई थी 1953 के अंदर। कब? 1953 के अंदर। द पेरेनियल ड्याम वेगू रिवर, कौन सी रिवर? डैन युंग वेग्यू रिवर आपको देखने को मिलेगी इस सेंचुरी के अंदर। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, इटी नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली उसमें कौन सी रिवर बह रही है? तो डैम यम वेगू, या यम वेगू रिवर। नो एज द समक्का सरिक्का जत्रा इज द एशिया लार्जेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल भी मनाया जाता है यहाँ। समक्का सरक्का जत्रा एवरी 2 years, हेल्ड एवरी 2 year, रिवर गोदावरी ऑल्सो फ्लो द सेंचुरी। हाँ, ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि महाराष्ट्र से गोदावरी रिवर निकल रही है, तो पूछा जा सकता है इटूर नगरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन सी रिवर निकल रही? तो गोदावरी। नोट्स बनाते रहिए, आपको हेल्प मिलेगी। चलो नेक्स्ट देखें। व्हाट इज अ टार्ट्रजिन रिसेंटली मेंशन इन न्यूज? टार्ट्रजिन क्या है? आपसे पूछा जाएगा टार्ट्रजिन क्या है? तो एस्टेरॉइड है, फूड डाई है, क्रिटिकल मिनरल है, या ड्रग फॉर टीबी है? तो अभी तो हमने देखा कि टीबी का ड्रग तो नहीं है ये, ठीक है। चलो देखें। तो बेसिकली ये फूड डाई है, मतलब फूड को कलर देने के लिए टार्ट रेजिन, ठीक है। तो इससे इम्पैक्ट क्या बैठ रहा है? स्किन फॉर लिविंग माइक ट्रांसप्लांट, इससे क्या हो रहा है? स्किन को खतरा हो रहा है। सिंथेटिक फूड क्लोरेंट देखने को मिला, और ये लेमन येलो होता है, मतलब थोड़ा सा फीका येलो देखने को मिलता है कलर, वाटर सॉल्युबल है ये। और इसको कहाँ यूज किया जाता है? डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर यूज किया जाता है, बेवरेज मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में, डेजर्ट्स में, कॉन्सफिट्रेस में यूज किया जाता है। स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वर ब्लू लाइट, ये क्या करता है? ब्लू लाइट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑरेंज टू रेड कलर का दिखने लगता है ये। बायोलॉजिकल टिश्यू स्कैटर्ड लाइट ड्यू टू प्रोटीन फैट्स एंड लिक्विड्स आपको देखने को मिलेगा। फिर बाय मैचिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टिश्यू कंपोनेंट रिसर्च सी ब्लड वेसल इंटरनल ऑर्गन मसल मूवमेंट इन द रियल टाइम। तो बेसिकली बॉडी को हार्म भी कर रहा है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि बेसिकली ये फूड डाई जो है ये येलो कलर का दिखता है, और इसको डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह में, डेजर्ट्स में, ब्रिवरेज के अंदर भी डाला जाता है, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो आपसे अगर विटामिन पूछ लिया जाए वाटर सॉल्युबल तो क्या होगा? बी और सी, बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये सब वाटर सॉल्युबल है। चलो आगे देखें। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल फाइनेंशियल आउटले रिसेंटली अप्रूव बाय यूनियन कैबिनेट फॉर मिशन मौसम? मिशन मौसम इंपॉर्टेंट है, देखो अभी भी स्कीम्स आई थी, तो ये आपको याद रखना है। मिशन मौसम किस लिए? तो 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 3,000 करोड़, या 4,000 करोड़ मौसम मिशन के लिए, मिशन मौसम के लिए लाया गया। तो 2,000 करोड़ रुपए अलॉट किए गए मिशन मौसम के लिए। मल्टी फैसिटेड ट्रांसफॉर्मिंग इनिशिएटिव है ये, बेसिकली इंडियन वेदर और क्लाइमेट को जानने के लिए, और ये हेल्प करेगी स्टेक होल्डर्स जो कि बेसिकली आपके क्या कर रहे हैं? फार्मिंग वाले सेक्टर्स में। और ये मिशन मौसम के तहत हम क्या कर सकते हैं? अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप करके हम पता लगा सकते हैं कि किस क्षेत्र में एग्रीकल्चर हम अच्छा कर सकते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट से बचा जा सकता है, एविएशन और एनर्जी रिसोर्सेज में भी ये हमको हेल्प करेगा। हम लोग क्या बनाएंगे? एडवांस सिस्टम लाइक एआई, मशीन लर्निंग, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बनाएंगे इस मिशन मौसम के अंदर, ठीक है। कितना खर्चा कर रही है यूनियन गवर्नमेंट? 2,000 करोड़ का। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इजी सा क्वेश्चन है। रिसेंटली विच जापानीज एनिमेटर हैज ऑनर्ड विथ रामन मैक्से अवार्ड 2024? बहुत इजी सा क्वेश्चन है ये। गोरो फिजुआटा, हिरोयोंकी इमाशी, अगर प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है तो प्लीज आप लोग कर लीजिए। हायोको मियाजाकी, क्योजो नैनके, ठीक है। तो देखते हैं इसका आंसर। इनका आंसर होगा जापानीज एनिमेटर हायो मिजांकी, इनको क्या मिला है? रामसे मैक्से अवार्ड मिला है। ये एशिया नोबेल प्राइज है, ये थोड़ा सा याद रखना है। रामसे मैक्से अवार्ड को क्या बोला जाता है? एशिया का नोबेल प्राइज भी बोला जाता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए।
1958 से 2008 द अवार्ड वाज गिव 6 कैटेगरी। कौन कौन सी कैटेगरी में दिया जाता है ये? गवर्नमेंट सर्विस, पब्लिक सर्विस, कम्युनिटी लीडरशिप, जर्नलिज्म, क्रिएटिव आर्ट्स, पीस, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इमर्ज लीडरशिप, ये सब में आपको दिया जाता है। ठीक है। और तो ये बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट रामसे मैक्से हु अवार्ड द नेम। तो ये बेसिकली मनीला के प्रेसिडेंट थे, उनके फिलीपीन में मेकिंग द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ प्रेसिडेंट रामसे मैक्से अवार्ड। आई होप सो इट विल बी क्लियर। ये रहे आपके हकायू मियाजाकी। नेक्स्ट, विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च द एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल इन न्यू दिल्ली। कौन सी ऐसी मिनिस्ट्री है जिसने एग्रीश्योर फंड और कृषि निवेश पोर्टल नई दिल्ली में स्टार्ट किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, फार्मिंग वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है। तो आई होप सो इट विल बी क्लियर, आपको पता होना चाहिए। तो ये यूनियन एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री जो शिवराज सिंह चौहान लॉन्च एग्रीश्योर फंड एंड कृषि निवेश पोर्टल जो नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। ठीक है। तो कहाँ लॉन्च किया गया है? न्यू दिल्ली के अंदर लॉन्च किया। किसने किया है? एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्ट्री ने। और इसके मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एक्सीलेंस अवार्ड टॉप परफॉर्मिंग बैंक एंड स्टेट्स को दिया जा रहा है। और इसमें ये दिखाया जा रहा है कि कौन से स्टेट जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में अच्छा डेवलप कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो इम्पोर्टेंस है और जो हमको पढ़ना है वो बेसिकली पढ़ना है गवर्नमेंट पॉलिसीज का, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाह रहे हो तो गवर्नमेंट ऑफिसर के लिए आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है। और जब तक आप इस पे ध्यान नहीं दोगे तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। ठीक है। और पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, भले आप कितना भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज